गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि ये क्लास का टाइमिंग इकोनॉमिक्स का है और इकोनॉमिक्स के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे और एकदम टू द पॉइंट बेटा बात करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं और समझाऊं भी, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी को जरूर बता देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये बात तो कन्फर्म है कि इकोनॉमिक्स शब्द बड़ा जटिल है, इसकी लैंग्वेज भी जटिल है। हालांकि मैं उस जटिल लैंग्वेज को भी सरल करके आप लोगों को समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा, लेकिन काम आपका भी बढ़ जाएगा। अकाउंट जैसा ये नहीं है, इसको आपको भी बहुत मेहनत लगन से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप इकोनॉमिक्स जहां से भी जिस तरीके के याद कर रहे हैं, आप वहीं से उस तरीके का याद करिएगा, उसको कंप्रोमाइज मत करिएगा कि अब मैं पढ़ाने लगा तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप जिस गाइड से पढ़ रखा है, जिस किताब से, उसी से याद करो। बस मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि वो सारी जगह काम आने वाला है। अगर आपने इन चैप्टरों को अभी नहीं पढ़ रखा है तो फिर यहीं से पढ़ो, किताब से पढ़ो। आपको यहाँ पे जब मैं लिख दिया करूंगा उसका स्क्रीनशॉट आप खींच लिया करना, उसका रिवीजन करके पढ़ डालो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आपको पीडीएफ बना के लिखने का कोई टाइम है। समझ पा रहे हो आप? तो चीजों को समझो। 1 महीने 1.5 महीने जो भी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको कुछ नहीं आता तो मैं बहुत कुछ देने वाला हूं। और जिन बच्चों को बहुत कुछ आता है, भाई अगर बहुत कुछ आता तो आप इकोनॉमिक्स का बैच ही क्यों लेते? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इतना याद रखना। आप अपने स्तर से अपनी तैयारी इकोनॉमिक्स की करते रहो। बस आप इतना समझ लो कि चलो ठीक है, फ्री में नहीं 200 तो भाई दिए हो, तो आप सोच लेना बस हो गया, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद कुछ बेनिफिट मिले। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूरी डिपेंडेबल हमारे ऊपर नहीं रहना, याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने स्तर से इकोनॉमिक्स याद करते रहो बेटा। अगर 1 महीने में इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कराई जाती ईमानदारी से, तो बेटा फिर साल भर कौन पढ़ता है? सिंपल सी बात है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं आपको। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 2 क्वेश्चन समझा रहा हूं तो वो दिन में 2 ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा है। आप समझ रहे हो ना? अगर मैंने 2-3 पढ़ाया, आप उसको तो याद करो ही याद करो अच्छे से। बाकी जो आप अपने क्रम में पढ़ते हो उसको जरूर पढ़ते रहना। मेरी बात को आप समझ भी चुके हो और जरूर लागू करना। काफी सारे बच्चे ऐसे हो ना, अरे आप तो हमें सर इकोनॉमिक्स खत्म ही करेंगे, क्या करना है? दिन में 2 क्वेश्चन सर ने बताया तो हमने 2 क्वेश्चन याद कर लिए, एक बताया तो सर ने हमने 1 याद कर लिया, पता चला मार्च अप्रैल तक ऐसे हो गए। तो ऐसी लापरवाही जरूर नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप तैयारी इकोनॉमिक्स के अभी तक कर रहे थे, उस हिसाब से करते रहना। बस आपने 1 महीने का 1.5 महीने का जो बैच लिया हुआ है, वहां पे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो ठीक है, हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। आपके चैप्टर का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। देखो, सबसे पहले तो ये बजट शब्द क्या है इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि इसका पहला ही क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं। हम लोग डेली 2 से 3 क्वेश्चन बस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, या तो एक बड़ा सा क्वेश्चन, बजट से आप क्या समझते हैं। बजट से आप क्या समझते हैं। बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बजट से आप क्या समझते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले चीजों को समझो, यहां से किस तरीके का अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम कर लिख पाएंगे या समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ये बजट के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, आखिरकार ये बजट क्या है और इसका इतिहास क्या है, आखिर ये है क्या। ठीक है, और बड़ा अच्छा दिन भी है, जैसे कि आप सबको पता है, आप सब में जिसको नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश का आज बजट आ चुका है। ठीक है, आज ही बजट आया मध्य प्रदेश का। लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार का जो बजट था वो फरवरी के शुरू माह में आ चुका था। 1 फरवरी को वो बजट आ चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फरवरी माह में बजट आता है, और अभी आज ही मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है। ठीक है, और इसके पहले केंद्र सरकार का। हाँ बेटा, केंद्र सरकार का अलग होता है, राज्य सरकारों का अलग बजट होता है। और आज हम लोग बजट से चालू भी कर रहे हैं। आखिरकार ये बजट है क्या बेटा? बचत और अब बजट में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी बात सुनो, फिर आराम से कमेंट सेक्शन इसीलिए हमेशा लाइव में बंद रहती है ताकि चीजें आप समझ सको। तो बेटा बजट में होता क्या है कि पहली बात तो ये बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना बेटा, वो फ्रांस के शब्द के ब्यूज से हुई है। याद रखना बेटा, वो किससे हुई है? फ्रांसीसी शब्द ब्यूज से हुई है। बेटा याद रखना, फ्रांसीसी शब्द किससे हुई है? ब्यूज से हुई है, जिसका मतलब होता है बेटा चमड़े का थैला। जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला।
इसका मतलब बेटा क्या होता है, चमड़े का थैला। अब ये चमड़े का थैला है क्या, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं। इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें कहा गया था चमड़े का थैला। एक्चुअली उस समय की बात है, बहुत पहले पुराने समय की बात है ये। उस समय जो इंग्लैंड का वित्त मंत्री हुआ, वो क्या हुआ कि एक बार बजट पेश करने आए, और बजट पेश करने जब आए तो उन्होंने एक थैला लिया हुआ था, और वो जो थैला था वो चमड़े का था, और उस थैले के अंदर बहुत सारी किताब कापियां रखी हुई थी, यानी कि वो नोट्स रखा हुआ था जो उसको वहां पे पढ़ के सुनाना था और बताना था कि हमने इस साल के लिए ऐसा ऐसा बजट तैयार किया गया है। तो ये मान लिया गया कि वो जो एक पिटारा है वही क्या है, बजट है। अक्सर जब टीवी न्यूज चैनलों में आप देखते होंगे तो वही पिटारा दिखाई देता है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा बजट पेश किया गया है या लाया गया है जो कि किताब में नहीं, मतलब कि जो कि रफ नहीं है, जो कि टैबलेट में है। इसका मतलब कंप्यूटरीकृत बजट है। कहने का मतलब क्या है कि उसको पेपर में नहीं है, पेपर की बचत की गई, क्योंकि बहुत लंबा पेज का हुआ करता है बजट, तो पेपर की बचत करके लैपटॉप में पढ़ के सुनाया गया है। खैर फिलहाल जानना जरूरी है, इन फ्यूचर काम आएगा। तो बजट का मतलब वो उस चमड़े के थैले से, जब वो वहां का वित्त मंत्री आया तो चमड़े का एक थैला लिया हुआ था, तो इसलिए उसका अर्थ क्या है, चमड़े का एक थैला है। अक्सर एक बार मुझे याद है वित्त मंत्री सीतारमण जिन्हें जब अभी वे बजट लाया तो उन्होंने एक खुद से, जो शायद ईश्वरी राम भगवान या जिनका भी है, उनसे वो बजट बना हुआ था, है ना। उस चमड़े का थैला नहीं था, वो चमड़े का थैला नहीं था, वो इंग्लैंड की बात है। क्योंकि वो पहली बार था इसलिए उसका नाम ही बजट का अर्थ चमड़े का थैला पड़ गया, क्योंकि वो पहली बार था। अब आखिरकार बजट का मतलब क्या है? हाँ, वो मैंने बताया कि निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने जब बजट पेश किया था तो वो एक खुद से उनकी माँ के द्वारा सिला हुआ एक बैग था, तो उसमें उन्होंने अपना वो बजट लाया था, है ना। ठीक है, तो वो चमड़े का थैला क्या कहलाता है, बजट। अब एक्चुअली बजट क्या है, इस बात को समझो तो चीजें क्लियर होंगी। देखो, बजट का मतलब होता है कि एक वर्ष में, आप वित्तीय वर्ष भी कह सकते हो, आप साधारण वर्ष भी कह सकते हो, जरूरी नहीं कि हाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च ही हो, लेकिन एक कॉमन चीज समझने की बात है कि एक सामान्य वर्ष में सभी आय एवं व्यय का ब्यौरा, एक सामान्य वर्ष में सभी आय एवं व्यय का ब्यौरा ही बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, जहां पर सरकार यह तय करती है और यह बताती है जनता को भी, जनता के प्रतिनिधियों को भी। अब आपको ना ये टर्म समझ में कम आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जनता के प्रतिनिधियों का मतलब होता है सांसद, जो सांसद आपके एरिया से चुन के गए हैं, ठीक ना। आज हालांकि अनफॉर्चुनेटली खंडवा के बहुत अच्छे सांसद यानी कि नंद कुमार सिंह जी का निधन हो गया आकस्मिक, तो जो लोग खंडवा से हैं उनके लिए निश्चित रूप से बेहद दुख भरा आज का दिन है। लेकिन चलिए, खैर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो कहने का मतलब ये है कि बजट शब्द का मतलब क्या है, बजट शब्द का मतलब होता है कि आय एवं व्यय का ब्यौरा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है, जो एक सामान्य वर्ष में सरकार के द्वारा किए जाने वाले सरकारी व्यय और सरकार के द्वारा लिए जाने वाले आय, इन सभी का ब्यौरा किया जाता है, जो कि जनता और जनता के प्रतिनिधि के लिए होता है। और जनता का प्रतिनिधि भी जानना चाहता है कि आखिरकार बजट में क्या है, तो ये उसकी जानकारी के लिए होता है और जनता के लिए बजट पेश किया जाता है। हालांकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो बजट पेश किया जाता है, ये बजट पेश किया जाता है संसद में। अब याद रखिएगा कि भारत की संसद के 2 सदन है, एक होती है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। तो बजट आपसे पूछा जाएगा किस सदन में पेश किया जाता है, तो बच्चा याद रखना बजट हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा है। हालांकि इसका अनुच्छेद आर्टिकल, इसके बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा के बारे में। कौन पेश करता है, वित्त मंत्री भारत का पेश करता है। इसके अभी हाल ही का बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, बजट से क्या क्या हमने जान लिया। हमने बजट से सबसे पहले तो ये जाना कि सर बजट का तात्पर्य, बजट की उत्पत्ति फ्रांस के ब्यूज शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। क्योंकि सर्वप्रथम जो बजट लाया गया था वो इंग्लैंड के वित्त मंत्री के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने चमड़े के थैले में लेकर के वो बजट से संबंधित सारी आवृत्ति, एक्चुअली चमड़े के थैले में कुछ नहीं था, नोट्स थी। नोट्स का मतलब जैसे मान लो सपोज कि ये मेरी नोट्स है, अब इसमें मैंने बजट के बारे में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, बजट क्या आया गया और आपको जानकारी मिलेगी। ये जैसे बजट का, ये मेरी नोट्स है जैसे, है ना, ये रीजनिंग मैं पढ़ता हूँ या जब पढ़ाता हूँ तो मेरी नोट्स है। तो ये मैं एक बैग में डाल के चल दिया मैं, तो ये चमड़े का थैला मान लो मैंने उसको ले लिया, तो उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें सरकार के द्वारा एक सामान्य वर्ष में किए जाने वाले समस्त व्यय एवं समस्त आय का क्या होता है बेटा, ब्यौरा होता है, जो जनता के प्रतिनिधि के सामने पटल पे रखा जाता है। जनता के प्रतिनिधि का मतलब होता है, देखो जनता
जनता तो हम हो गए, हमारा प्रतिनिधि यानी जो हमारा नेतृत्व कर रहा होता है, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था यानी कि हमारे यहाँ का सांसद, वो कहलाता है जनता का प्रतिनिधि। तो जनता के प्रतिनिधि में यानी कि लोकसभा में वो सदन में रखा जाता है, और किसके द्वारा रखा जाता है, तो जिसकी सरकार होती है उस सरकार के वित्त मंत्री जी के द्वारा वह पटल पे रखा जाता है लोकसभा में। और उसके बारे में लोकसभा के सभी सदस्यों को, लगभग इस समय लोकसभा में 545 सदस्य हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 545 यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के मध्य वित्त मंत्री जी बाकायदा 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी बजट है वो भाषणबाजी करके, 2.5 घंटे 3 घंटे वो भाषणबाजी करके समस्त लोकसभा के सदस्यों को सुनाते हैं, और टीवी के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिलती है। उस बजट के माध्यम से वित्त मंत्री के द्वारा ये सब बताया जाता है कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है। कहने का मतलब है कि जल, लोगों के हर घर में जल पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपया रखा गया है, लोगों के गरीबों को घर बनवाने के लिए 4000 करोड़ रुपया रखा गया है। हाँ बेटा, वो करोड़ों पे होगा। लोगों के लिए 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ नौकरियां आएंगी, हालांकि नौकरियां तो कभी आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, अनुमानित है, क्योंकि इसीलिए बजट अनुमानित होता है। तो 1.5 करोड़ नौकरियों का अवसर दिया जाएगा। बजट के लिए बिजली के लिए इतना पैसा, रेलगाड़ियों के लिए इतना पैसा, नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, इतना पैसा उसके लिए आवंटित किया जा रहा है, ये पैसा वो पैसा, ये सारे पैसे का ब्यौरा लिखा रहता है बजट में। अगर सरकार के द्वारा कोई नया टैक्स लगाया जाता है जो हम पर लगता है, हमें देना पड़ता है, जैसे जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, कि प्रत्यक्ष कर है जीएसटी, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रकार के जैसे इनकम टैक्स, ये एक प्रत्यक्ष कर होता है, इनकम टैक्स जो इसकी इनकम पर लगाया जाता है, लेकिन जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। आपके चैप्टर में है जीएसटी के बारे में, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, यहां पे उसको मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है। तो बजट का मतलब ये होता है कि एक अनुमानित ब्यौरा, एक प्रकार का एक निश्चित समय के मध्य में सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय और सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली आय का संपूर्ण ब्यौरा किया जाता है, जो लोकसभा में सरकार का वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, जिसमें पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि के समक्ष रखा जाता है। बाद में वो पास हो जाता है तो वो पैसा भी मिल जाता है और सरकार उस पर पैसा खर्च भी करती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको याद ये रखना है कि वो बेटा पास जरूर हो जाएगा। क्यों पास नहीं होगा? बिल इसलिए पास हो जाएगा जब वो खुद सत्ता सरकार है और बिल सामान्य बहुमत से प्राप्त होगा, तो वो सरकार में तो तभी आएगा जब उसके पास बहुमत होगा, इसलिए वो बिल निश्चित रूप से पास ही हो जाता है, वो बजट पास ही हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है बेटा बजट। आप समझ गए हो, यहां से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो आपसे बन जाएगा। अब एक लेखक थे रेने स्टोर्न, उन्होंने ये कहा कि बजट एक ऐसा प्रपत्र है, प्रपत्र का मतलब पत्र है, जिसमें सार्वजनिक आय एवं व्यय की प्रारंभिक प्रस्तावित योजना होती है। सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय का मतलब ही होता है बेटा कि जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्थलों के लिए किए जाते हैं, जैसे स्कूल, भवन, बिल्डिंग, मशीनरी जो सरकार के द्वारा है उन्हें हम लोग सार्वजनिक स्थल कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो सार्वजनिक व्यय एवं आय का क्या होता है? प्रारंभिक ब्यौरा होता है जो सरकार के द्वारा रखा जाता है। अच्छा, दूसरी बात सर, ये बजट की जो उत्पत्ति हुई, बजट की उत्पत्ति के बाद ये किस तरीके से सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, तो इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि सरकार की एक अपनी नीति है। सरकार की क्या नीति है? सरकार देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है? सरकार ने हम पर कितना खर्चा किया है या कितना कर रही है या हमसे कितना टैक्स ले रही है? इन सारी चीजों का ब्यौरा ही क्या है? बजट है, यानी कि सारा कुछ बताते हैं। जैसे कि कल आपको जो भारत के, जो मध्य प्रदेश, जैसे आज बजट आया मध्य प्रदेश का, तो कल जो बीत चुका है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने, गौड़ा जी हैं इस टाइम पे, तो उन्होंने बताया कि इस समय घाटा बहुत चल रहा, सरकारी घाटा बहुत चल रहा कोरोना के चलते समय। हालांकि बजट में उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा ये तो आप लोग समाचार में सुनिएगा, कल के पेपर में भी लंबी लंबी लाइनों में छपेगा। कल का पेपर आप जरूर देखिएगा बजट के बारे में, वो थैला लिए हुए फोटो जरूर आएगी कल के पेपर में, ठीक है। पक्का देख लेना बजट के बारे में। कल जिनके घरों में पेपर आए फिर मेरे को बताना, हाँ सर मैंने बजट के बारे में देखा हुआ है। तो एक पूरा अनुमान होगा, इस सेक्टर को इतना दिया, गंगा प्राधिकरण को इतना दिया, नर्मदा प्राधिकरण को इतना दिया, इस गठन को उतना दिया, उस गठन को फलाना ढिकाना, वो सारी ब्यौरा होता है पूरा कि एक साल ऐसे जगह में पैसा खर्च किया जाएगा, यहाँ से पैसा मिलेगा। अब एक बात ये होती है कि सर वह तो समझ में आता है कि सरकार ने लाइटें लगाई हुई हैं, सड़क बनाई हुई है, गरीबों को खाना दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, गरीबों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो वह तो समझ में आता है। क्या आय का भी ब्यौरा होता है? बिल्कुल आय का भी ब्यौरा होता है कि सरकार बताती है कि हमें शराब से इतना पैसा मिलेगा, इतना टैक्स हम बढ़ा रहे हैं, हमें चाहते हुए। देखिए सरकारें जानती हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आपको मैं बता दूं, स्पेशली अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की,
या पूरे विश्व भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आय आती है तो वो शराब से आती है, वो तंबाकू से आती है और वो पेट्रोल से आती है, इन्हीं सब चीज़ों से आती है, क्योंकि यही सारे लोग सेवन करते हैं, इसलिए वो महंगी भी आती है। खैर कभी आज तक हमने तो कभी ऐसा प्रयास किया नहीं पीने खाने का, तो हमें रेट तो पता नहीं है, और ईश्वर करे कि कभी आपको भी पता ना चले, लेकिन वो काफ़ी महंगी भी आती है, तब भी लोग पीते खाते हैं। सरकार बहुत टैक्स उसमें लगाती है जानबूझकर, इसलिए नहीं कि लोग पिए नहीं, इसलिए टैक्स लगाती है ताकि जानते हैं कि लोग तो पिएंगे और टैक्स लगाएंगे तो आमदनी राजस्व का पैसा वहां से आता रहेगा। जैसे अभी हाल ही में उमा भारती जी ने स्टेटमेंट एक दिया कि सरकार इसलिए नहीं बैन कर रही है देसी शराब को या शराब की दुकानों की, क्योंकि सरकार का राजस्व घाटा बहुत है, उसको तो भरपाई करना पड़ेगा। अच्छा भाई, बात भी सही है, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें आपको नहीं पीना है ना, सरकार का तो भाई काम है, उसको तो पैसे का आमदनी कहीं ना कहीं से चाहिए, तब तो व्यय करेगी। तो ये आय हो गई, फिर आय कहाँ से हो जाती है, राजस्व से पैसा मिल गया, पेट्रोल जैसे ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, फिर जो इनकम टैक्स मिलता है उसका भी हिस्सा उनको दे दिया जाता है, जीएसटी का पैसा भी उनको मिलता है। तो इस तरीके से बेटा करके वो उनकी आय, लेकिन कितनी आय उनको प्राप्त होनी है इस बात की भी जानकारी होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में बेटा जो एक ब्यौरा होता है वही क्या होता है, बजट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बजट के बारे में बहुत विस्तार से चीजों को समझ लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बजट के बारे में, ठीक है। चलो मैं उतनी ही बात करूंगा जितनी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, बजट की विशेषताएं बताइए, बजट की विशेषताएं बताइए, ठीक है ना, बजट की विशेषताएं बताइए। बस आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि मुझे कोई भी फोन और मैसेज फालतू का नहीं करेगा। आपको 6 से 7 बजे टाइम दिया गया है, उस टाइम भले क्लास होती है, आप उसी टाइम हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, बाकी किसी भी टाइम कोई नहीं करेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। बजट की विशेषताएं, बजट की विशेषता, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करूं और आपके लिए पूरी पढ़ाई है। मतलब मैं भी का मतलब आप सोचो, आप लोग इतने लोग हो, अगर हर व्यक्ति 1-1 मिनट भी हमसे बात करेगा दिन में, तो 50% बच्चों ने भी हमसे बात की, तो हमारा 5 घंटा तो बात करने में लग जाएगा। तो क्या मतलब फिर ऐसे में ऐसा नहीं करना बेटा ना। बजट की विशेषताएं बताइए, आपका दूसरा क्वेश्चन है बजट की विशेषताएं बताइए। बजट के बारे में आपने जान लिया, आपने बजट से संबंधित जो जो चीजें थी उनके बारे में आपने समझ लिया, ठीक। तो पहला होता है बजट की विशेषताएं। बजट का आधार क्या है, रोकड़ राशि है बेटा। बजट का आधार क्या है, रोकड़ राशि है। बजट का आधार रोकड़ राशि, बजट का आधार रोकड़ राशि। देखिए एक चीज याद रखिए कि बेटा जो हमारा बजट है उसका आधार क्या होता है, रोकड़ राशि होता है। कहने का मतलब यह है कि बजट में जितनी भी मदें लिखी जाती हैं वो स्पष्टता फिक्स रहती हैं कि इतना पैसा इस मद पर खर्चा किया जाना है, तो उसका आधार क्या है, पैसा। कहने का मतलब क्या है, सरकार उतना ही व्यय करती है जितना उसके पास पैसा होता है। तो आधार क्या, रोकड़ राशि। कहने का मतलब क्या है कि क्या इस साल इतना अच्छा बजट आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बजट का आधार क्या है, रोकड़ राशि। और आप सबको पता है कि रोकड़ की समस्या तो सरकार के पास भी बनी है और हम सबके पास भी बहुत बनी हुई है। हाँ, हमारे पास भी बहुत बनी हुई है, आपको लगता भले ना होगा, ठीक है। तो बजट का आधार क्या है, बजट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रोकड़ के ऊपर। कहने का मतलब बेटा सिंपल सा है, यदि सरकार के पास रोकड़ ज्यादा होगी तो बजट अच्छा आएगा, रोकड़ कम होगी तो बजट कम अच्छा आएगा, क्योंकि इसका आधार है रोकड़ यानी कि रोकड़ी यानी कि पैसा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बजट की विशेषता में पहली विशेषता होती है कि बजट का आधार क्या होता है, रोकड़ राशि होता है। क्या होता है बेटा, रोकड़ राशि होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बेटा, तो दूसरा होता है व्यय। याद रखना, व्यय समाप्ति नियम। दूसरा क्या होता है, व्यय समाप्ति नियम। ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें निश्चित रूप से समझ में आएगी। व्यय समाप्ति नियम। अब ये व्यय समाप्ति नियम क्या है, इसको समझो। देखिए क्या होता है कि वित्त मंत्री के द्वारा जब एक वर्ष में बजट रखा जाता है तो वहां स्पष्ट किया जाता है कि इतना पैसा इस साल सरकार को खर्च करना है और इस मद पर इतना खर्च करना है, ये स्पष्ट लिखा रहेगा। जैसे सपोज दैट सरकार ने तय कर दिया कि शिक्षा के लिए मान लो 10 करोड़ खर्चा करना है, हालांकि वो 10 करोड़ नहीं होगा, मैं एक रकम बता रहा हूं, वो हजारों करोड़ में होता है, ठीक है। 10 करोड़ में क्या होगा, जैसे मान लो बता दिया सरकार ने खेल कूद पर कितना व्यय करना है, सरकार ने खेल कूद पर 5 करोड़ व्यय करना है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक अनुमानित रकम मैं बता रहा हूं, 5 करोड़ व्यय करना है। जैसे मान लो सरकार ने बता दिया कि परिवहन पर सरकार ने खर्च करना है 6 करोड़, इस सारी बातों का उल्लेख होगा। सर क्या बजट बनाते समय जब बजट पेश किया जाता है तो ये सब लिखा रहेगा? हाँ बेटा, वो जो थैला रहेगा ना जिसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं बेटा, उसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि बजट क्या है। और इस बार के बजट में शिक्षा के लिए, जैसे कल आप जब पेपर पढ़ोगे तो वहां पे स्पष्ट लिखा आएगा, स्पष्ट रकम लिख के आएगी कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए इतने हजार
1000 करोड़ रुपया दिए, सरकार ने पेंशन के लिए इतने 1000 करोड़ रुपया का बजट लाया, सरकार ने महिलाओं के लिए इतने 1000 करोड़ बजट का लाया, शिक्षा के लिए इतने 1000 करोड़ बजट का लाया। ये सारी चीजें रुपया में ही लिखी रहती हैं। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, इस बात को समझना, व्यय समाप्ति नियम। अगर मान लो सपोजेड कि शिक्षा के लिए 10 करोड़ रुपया का बजट लाया गया, एक साल पूरा हो गया और यहां से मान लो खर्चा हुआ 8 करोड़ रुपया। बेटा कितना खर्चा हुआ? 8 करोड़ रुपया। अब क्या होगा? 2 करोड़ रुपया तो इससे बच गया, तो क्या होगा? फिर से शिक्षा में खर्चा होगा? जी नहीं, वो बजट का पैसा अपने आप लैप्स हो जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। फिर जब अगले साल नया बजट बनेगा तो फिर इसके लिए एक अलग से बजट लाया जाएगा। ये कहलाता है व्यय समाप्ति का नियम। कहने का मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक साधारण वर्ष में जिस मद पर जितना रुपया खर्च करने का पहले से सरकार ने बजट पेश किया हुआ है, अगर वो पैसा वहां उतना खर्चा नहीं होता, पैसा बच जाता है, तो वो पैसा वहीं खर्चा दोबारा नहीं होगा। जैसे आपको लगता है कि नहीं लगता? जैसे आपकी मम्मी ने दिया, बोले कि लिए लो 50 रुपया और जाकर के सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाओ, ये लो 50 रुपया जाकर के सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर लाओ। आपने क्या किया? इतनी सब्जी हमको ले आना, 1 किलो भिंडी, आधा किलो परवल, जो भी है, परवल कहते हैं क्या? परवल, हम पता नहीं मेरे को, देखो मैं खाने वाला आदमी हूँ, मेरे को पता है नहीं। तो 1 किलो आलू, चलो टमाटर बोल दो यार, अपन नॉर्मल आदमी है, ये सब सब्जी, हरी हरी सब्जी हमको याद नहीं है। 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर लाओ। अब आपने क्या किया? जब आप लेने गए तो पता चला 45 रुपया का दोनों सामान आ गया, 5 रुपया बचा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि भाई 5 रुपया बच गया तो चलो एक काम करो, थोड़ा सा टमाटर और ले लेते हैं, इन्हीं के लिए तो पैसा आया। दूसरा ऑप्शन है नहीं, मम्मी ने स्पष्ट बोला है कि भाई इतना लाना है हमको सामान, 1 किलो और 1 किलो टमाटर, फिर पैसा बचा तो वो ले आओ। अब क्या जरूर, अब मम्मी ने वो पैसा ले लिया, अब मम्मी ने वो पैसा बोला ये लो अपनी पेंसिल ला लो। कहने का मतलब क्या है? वो व्यय समाप्ति नियम था। वो पैसा दिया गया था आलू टमाटर के लिए, उस पर पैसा खर्चा पूरा नहीं हो गया, बच गया, तो दोबारा वहां पे अब खर्चा नहीं होगा। चीजें आप समझ गए हो? जो बंदा टैलेंटेड होगा, और इकोनॉमिक्स वही समझ पाएगा जो दिमाग से सोचेगा, जो रट्टा मारेगा उसको इकोनॉमिक्स मैं नहीं, दुनिया का कोई बंदा नहीं समझा सकता। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने जो बजट पेश कर रखा है, जिस मद के लिए जितना बजट पेश कर रखा है, अगर उस मद में उतना पैसा खर्चा नहीं होता है तो वो बजट की उतनी रकम सरकार के पास वापस चली जाएगी, और अगली बार फिर जब बजट बनेगा तो इसके लिए अलग से बजट आएगा, वो 10 करोड़ 12 करोड़ जो भी हो, लेकिन वो फिर बाद में खर्चा नहीं होगा कि इस 2 करोड़ बच गया है तो सरकार चाहे कि अगले वित्तीय वर्ष में फिर 2 करोड़ इसमें खर्चा करे और नया वाला बजट भी जोड़ कर ले, ऐसा नहीं होगा। ये फिर वो लैप्स हो जाता है। यही बेटा कहलाता है बजट का व्यय समाप्ति नियम। बेटा यही कहलाता है बजट का व्यय समाप्ति नियम। बेटा यही कहलाता है बजट का व्यय समाप्ति नियम। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तीसरे बात की, तो यह है बजट अवधि। आगे क्या होते हैं? बजट अवधि। बेटा एक चीज याद रखना, बजट अवधि हमेशा एक सामान्य वित्तीय वर्ष के लिए होता है, एक सामान्य वित्तीय वर्ष के लिए होता है, मतलब एक वर्ष के लिए होता है, जिसमें समस्त जनता और जनता के प्रतिनिधि एक वर्ष में ही क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। अवलोकन का मतलब यह होता है कि जितना बजट रखा गया, क्या वास्तव में उस बजट का पैसा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। सर पता कैसे चलता है कि सरकार ने पैसा पूरा खर्चा किया? बेटा जब अगली बार बजट पेश होगा तो सबसे पहले सरकार बताएगी कि यहाँ पे इतना ही हमने पैसा खर्चा किया, ये सारी बातें बताई जाती हैं, परेशान मत हो। तो बजट अवधि का मतलब होता है कि बजट एक सामान्य एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, जो अनुमानित होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए होता है, एक बजट अवधि के लिए होता है। इस बात को याद रखना। चौथी बात होती है समस्त क्रियाओं का एक साथ बजट। समस्त क्रियाओं का एक साथ बजट। देखिए पहले तो क्या होता था कि एक साथ रेलवे बजट भी आता था, लेकिन 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। मतलब रेल का एक अपना अलग बजट आता था। हालांकि बाद में मोदी जी की सरकार ने उसको मिक्सअप कर दिया। तो पहले क्या होता था कि दोनों का बजट अलग आता, मतलब रेल बजट एक अपना अलग आता था, आम बजट जो हम लोगों वाला बजट है वो एक अपना अलग आता था। ठीक है, वो 2 अलग अलग बजट आते थे। एकवर्थ समिति की उसमें उसको संयुक्त रूप से मिक्सचर कर दिया गया। अब उसमें हुआ क्या, वहां अलग किया गया था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर, फिर बाद में मोदी जी ने उसको मिक्सचर कर दिया। तो समस्त क्रियाओं का एक साथ बजट मतलब पूरे भारत का बजट एक आएगा, जो निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को दिया होगा, और उसमें जितने भी प्रकार की क्रियाओं में पैसा खर्चा होना है उन सब की राशि निश्चित होगी और एक ही बार आएगी। ऐसा नहीं है कि रेल का पैसा कितना खर्चा होगा दूसरे दिन बजट आएगा, ऐसा नहीं है कि शिक्षा में कितना पैसा खर्चा होगा उसके लिए दूसरा बजट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब समस्त क्रियाओं का एक ही बजट आता है जो एक साथ आता है। इससे ज्यादा अच्छी जानकारी
पूरा एक साथ आने से सबसे बड़ी बात यह होती है कि वास्तविक स्थिति या आर्थिक स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। सही अनुमान लगाना संभव हो पाता है कब? जब समस्त क्रियाओं का एक साथ ही बजट आए। क्लियर है बात? तो ये समस्त क्रियाओं का एक साथ बजट आने की बात करता है। इसके बाद एक चीज और याद रखना है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है 5वां है ना, सकल राशि। सकल राशि का पढ़ लो। हाँ, सकल राशि। सकल राशि बेटा इसमें एक चीज याद रखना, बजट के जो बजट होता है उस बजट में सकल राशि होती है। उस बजट में क्या होती है बेटा? तो उस बजट में सकल राशि होती है। सकल राशि का मतलब बेटा ये होता है कि आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है। दूसरे शब्दों में आय प्राप्त करने में होने वाले व्ययों को आय में से घटाकर नहीं दिखाया जाता है। कहने का मतलब बेटा सिंपल सी बात है कि स्पष्ट बताया जाएगा कि इसकी सकल राशि 1 करोड़ रुपया है। अब इसमें से कितना खर्चा कहां कैसे होगा इसके बारे में कोई भी अवगत नहीं कराया जाता। मैंने व्यय समाप्ति नियम बताया गया है। तो सकल राशि फिक्स होती है, इतनी सकल राशि है, इसमें कितना खर्चा होगा इस सब बातों की जानकारी बाद में दी जाती है, पहले इसमें सकल राशि दी जाती है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना कि बजट जब पेश किया जाता है तो उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि समस्त आय कितनी है होगी और समस्त व्यय कितने होंगे। मतलब मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कुल व्यय और कुल आय का एक अपना अलग क्या होता है, कॉलम होता है जहां पे बताया जाता है कि कुल आय इतनी होगी और कुल व्यय इतना होगा। कुल आय इतनी होगी और कुल व्यय बेटा इतना होगा। इन सारी बातों की बेटा जानकारी किसमें होती है? बजट में होती है। और एक सबसे लास्ट लाइन फिर से समझ लेना, मदों के प्रकार। क्या है बेटा? मदों के प्रकार। तो याद रखना बजट में 2 प्रकार की मदें होती हैं, आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। एक पूंजीगत मद और एक होती है आगमगत मद। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हालांकि वहां पे तो हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोग वक्त आ गया जब डिटेल से बात करेंगे कि पूंजीगत मद क्या होती है और आगमगत मद क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो उन मदों का टाइप्स दिया रहता है कि पूंजीगत मद में सरकार कितना पैसा खर्चा करेगी, आगमगत मद क्या होगी, इनके बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। तो मद 2 प्रकार से बटी होती है, पूंजीगत मद और आगमगत मद। पूंजीगत मद और आगमगत मद। क्लियर है बेटा? ये बात कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आपने बजट के बारे में भी पढ़ा और आपने बजट की विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। बिल्कुल एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि हमें सर एक ही दिन में 6-6, 4-4 घंटे पढ़ा करके इकोनॉमिक्स खत्म कर देने वाले हैं, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास उतनी रहेगी जितनी आपकी स्कूल में एक नॉर्मल होती है, 30 से 35 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट, समय डिपेंड करता है, ठीक है, समय डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि बेटा दिक्कत क्या है कि मेमोरी का भी इशू होगा। हम लोग 2-2, 2.5 घंटे की 3 क्लासेस डायरेक्टली एक दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आपको केवल ये जाएगी कि पुराने वीडियो आपसे छीन लिए जाएंगे, ठीक है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। इसलिए थोड़ा सा समय का कंजक्शन रहेगा। बस आप इतना समझिए कि जो मैं बात करके टाइम बर्बाद करता था तो अपना टू द पॉइंट बात करूंगा, ताकि 30 से 32 मिनट की जो भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो एकदम टू द पॉइंट में ही बात होगी, ठीक है। चलो, तो ये है बजट की विशेषताएं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोगों ने डेली 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट किया, आप खुद सोचिए, और सारे इंपॉर्टेंट होंगे, डेली 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट किया तो 30 दिन में 60, मान लो 30 दिन क्लास नहीं भी लगी, चलो अगर 25 दिन भी लगी मोटी मोटी, तो 25 दूना कितना होता है बेटा? 50, यानी 50 क्वेश्चन हम लोग सीख जाएंगे। और ऐसा नहीं है बेटा कभी 4 क्वेश्चन भी होंगे, कभी 5 भी होंगे, अमूमन तो 50 दूना 100, मतलब इससे ज्यादा तो मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। और इस यूनिट में है पूरे 4-6 क्वेश्चन है तो यूनिट ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 9 यूनिट का मिला करके भी अगर होगा बेटा तो 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे लय लाएंगे, धीरे धीरे टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ेगी, एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग एक बार रिवीजन करके आइएगा, कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो उसको जरूर पढ़ते रहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने हमें सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह बेटा इसी तरीके से संपर्क बना के रखो। मेरी पूरी तहे दिल से कोशिश होगी कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके इकोनॉमिक्स को भी, ठीक है बेटा। लेकिन कठिन सब्जेक्ट है तो आपको भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको मैं इतना गारंटी के साथ यकीन दिलाता हूं कि आपने 200 रुपया हमको इकोनॉमिक्स का अलग से दिया है, उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।